जो शराब या गुटखा की बिक्री और खाने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित समाज के हैं, जिसको हम बहुजन कह रहे हैं। आप एक गरीब आदमी को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसकी कीमत क्या है? हार्डली 200 रुपया। लेकिन 1400 रुपये का महीने में 1200 रुपये का तो गुटखा खा रहा है। तो अगर सरकार गुटखा बंद करे, नशा बंद करे, तो सरकार को फ्री में राशन देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकारें चाहती हैं कि लोग नशेड़ी बने, लोग नशा करें, अपना जीवन और घर बर्बाद करें, ताकि हम ऐसे प्रलोभन दे करके उनसे वोट खरीद करके हम भारत को चला सकते हैं। बड़े बड़े एक्ट्रेस, नामचीन लोग भी पैसा लेकर उसका प्रचार। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, देवगन जैसे लोग जो गुटखा या इस जैसी चीज़ों को बेचते हैं। शाहरुख खान का जब बच्चा झूठा या सच्चा पकड़ा गया तो उनके मन में दुख हुआ, लेकिन वही शाहरुख खान इस बात को सोचे कि जो तुम बेच रहे हो, दूसरों के बच्चे खा रहे हैं, उनका परिवार और जीवन बर्बाद हो रहा है। क्या अमिताभ के अंदर ऐसी सोच होगी? ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बार फिर से मेरे साथ भंते सुमेधु हैं। और कैसे बदलेगी देश की दशा दिशा, कैसे बदलेगा समाज, और खासकर वो समाज जो हाशिए पर है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जिसको शोषित और वंचित रखा गया है जानबूझकर। उस समाज को अपने आप में भी क्या बदलाव लाना पड़ेगा, कैसे संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं भंते सुमेधु। सर, भंते जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज आप कह रहे थे कि कम से कम जो शोषित वंचित समाज है जी, उसको जो नशा है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ व्यर्थ पैसा न जाए। देखिए, आप भारत सरकार का रेवेन्यू उठा करके देख लीजिए। भारत सरकार के चाहे जितने भी राज्य हों, वहाँ पर जो शराब या गुटखा की बिक्री और खाने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित समाज के हैं, जिसको हम बहुजन कह रहे हैं। ये जनसंख्या उन्हीं की ज़्यादा है। जनसंख्या उन्हीं की ज़्यादा है और ये आदतें भी उन्हीं में है। और अगर एक आम लेबरर दिल्ली में उठा लो, जो एक 40 रुपये का गुटखा खरीदता है, महीने का 1200 रुपया वो पे कर रहा है, साल भर का 14,400 रुपया, जो शायद 14,400 रुपया एक मिडिल क्लास का व्यक्ति टैक्स में भी नहीं पे कर रहा है। शराब पीने की लत तो छोड़ दो, जब तक बहुजन समाज अपने अंदर इन सुधारों को नहीं लाएगा तब तक उनकी आर्थिक उन्नति नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज का जो सेहत का भी नुकसान हो रहा है, परिवार सोचने की क्षमता भी घट रही है। जी, परिवार का भी नुकसान। सालाना अगर 15-20 हज़ार रुपये बचा के इंश्योरेंस लिया जाए, बच्चों के पढ़ाई पर खर्च किया जाए तो चीज़, या उसको बिजनेस में लगाया जाए। जी, तो अगर ऐसा करते हैं तो इनका लाभ होगा। दूसरी बात है कि ये जो गुटखा या शराब, ये जो चलाने वाले सिगरेट, तमाम जो सस्ता नशा आपको लगता है, लेकिन है बहुत महंगा है। गुटखा 5,000 रुपये किलो है, अगर किलो के हिसाब से देखें तो। और यही चीजें मनुवादी आंदोलन को फैलाने के लिए सहयोग कर रहा है, क्योंकि इन्हीं लोगों का जो पैसा है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड बन करके सरकारों के पास जाता है, जो इनके खिलाफ यूज होता है। गुटखा तो को मतलब अगर सरकार बैन नहीं करती है तो बहुजन बंद करे ना करे, बहुजन समाज को खाना छोड़ना चाहिए, शोषित वंचित गरीब लोगों को। जो शोषित वंचित समाज है, इनको अपने आधार के ऊपर इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। आप यदि महाराष्ट्र में जाएंगे, मैंने बहुत सारा गाँव का सर्वे किया हुआ है, वहाँ पर एक खर्रा मिलता है जिसे लोकल गुटखा कहते हैं, जो गुजरात में भी मिलता है, इसको बनाते हैं करके। तो खर्रा बना करके छोटे छोटे बच्चों को आप खाते हुए चीज़ें देखेंगे। तो ये भारत की जो हेल्थ की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बर्डन लाता है। और WHO है वो अनेकों बार भारत सरकार को कहता है कि इस पर काम किया जाना चाहिए। आज पंजाब के अंदर ये आप देख लीजिए, जो नशा है वही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो हमारे समाज के धर्मगुरुओं को निकलना चाहिए इस मामले को। देखिए, सोशल रिफॉर्म कहीं ना कहीं रुक गया है। तमाम जो संत गाडगे थे, जिस तरह से हैं जी, ऐसा शंभू जी, अगर आप बहुजन समाज को देखेंगे तो 1832 तक बहुजन समाज कबीरपंथी था। दो ही संप्रदाय आपको मिलेंगे, या गोरखनाथी थे या कबीरपंथी थे। 1832 के बाद में या उससे पहले जब RSS का और आर्य समाज का उद्भव होता है तो भारतीय समाज दूसरी तरफ मुड़ता है। और 1935 जो भी 1932 का जो पूना पैक्ट है, उसके बाद में जब रिजर्वेशन आया तो जो बहुजन समाज या शेड्यूल कास्ट समाज, जिसको रिजर्वेशन से पैसा आया, वो हिंदू बनता चला गया, वो हिंदू संस्कृति में डूबता चला गया।
तो ये जो बहुत सारे कुसंस्कार हैं, जो बुरी लतें हैं, उनको ये समाज नहीं छोड़ना चाहता है। मांस भक्षण है। यदि आप मांस भक्षण देखें, कबीर पंथ के अंदर बहुत सारे कबीर पंथी जो साधु होते लेकिन वो थे, तो फूड हैबिट्स है बनते जी, जैसे अब उसमें उसमें तो अब तो आप खाना तो बंद नहीं कर सकते ना नहीं, आप। आज से 70-80 साल पहले नशा एक अलग है जिससे सभी को कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप एनिमल दुनिया भर में आप देखें, यूरोप अमेरिका के फूड जी हैबिट्स, फिश जी है, जी नॉन वेज है। नहीं, कहीं देखिए ऐसा है, मांस भक्षण के विरोध की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं मांस भक्षण को मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को शाकाहारी भोजन में वही संतुलित भोजन 500 रुपये में एक हफ्ते तक सब्जी प्रोवाइड कर सकता है, तो उसे 800 रुपये का बकरे का मीट खा करके बच्चे को क्या मिलेगा? जो नशा आर्थिक तो रूप से कमजोर हाँ, है। जो आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक नुकसान को देखो, शारीरिक स्वास्थ्य को देखो, और जो मार्केट में जो मांस बिक रहा है वो भी तरह तरह के इंजेक्शनों से, तरह तरह के केमिकल से उसको दिया गया है। वो कोई स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं। पुराने ज़माने में जो मांस भक्षण होता था वो बिल्कुल दूसरे तरह का था। हर व्यक्ति के घर में लाइव स्टॉक होते थे। तो वैसे तो ग्रीन वेजिटेबल भी अब मतलब कीटनाशकों से बिल्कुल कीटनाशकों पे है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है। हम लोग सबसे पहले चर्चा करें जो ये नशा है, इसको कैसे समाज के अंदर रोका जाए, और अगर ये रुकता है तो बहुजन समाज आर्थिक रूप से तरक्की करेगा। वह पैसा वो अपने स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा और अपने आवास की सुविधाओं पर लगा सकता है। एक मेरे दिमाग में आ रहा था, जब मैं अफ्रीका और यूरोप को देखता हूँ तो वहाँ के ब्लैक कम्युनिटी ने अपने हेल्थ को प्रायोरिटी इशू पर लाया। उन्होंने अपने बॉडी बिल्डर्स पैदा किए, इंडस्ट्री में गए, म्यूजिक इंडस्ट्री में गए, डांस इंडस्ट्री में गए। फिजिकल हेल्थ, जो फिजिक है उनका, जो हेल्थ था, क्या बहुजन समाज की, चूँकि उसके साथ एट्रोसिटी भी होती है, तो मजबूत शरीर के साथ वो उसका मुकाबला और ज़्यादा कर सकते, इसलिए उनको अपने, वैसे तो बहुजन समाज के लोग मजदूर हैं तो मजबूत तो हैं ही, लेकिन उनको अब उसमें भी आना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग, और उनको अपना फिजिकल जो हेल्थ है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को उठा करके देखो, अतीत में भी देखो, तो बहुजन समाज जो है वो शारीरिक रूप से लड़ने में ज़्यादा सक्षम रहा है। जिसको आप वाल्मीकि कह रहे हो आज, इनका जो सेटलमेंट है वो कैंटोनमेंट के पास है, क्योंकि ब्रिटिश कालीन में जो किराए के भाड़े के सैनिक होते थे यही वाल्मीकि लोग थे। आपको वाल्मीकि पॉपुलेशन वहीं पे ज़्यादा मिलेगी जहाँ पे कैंटोनमेंट है, गांव के अंदर नहीं मिलेगी। जहाँ तक आपने कही सबसे मजबूत कौम है, मजबूत कौम है। जहाँ तक आपने काले लोगों की बात कही, ब्लैक लोगों की बात कही, जो ब्लैक लोग थे वो शारीरिक रूप से गुलाम थे, जो बहुजन लोग हैं वो मानसिक रूप से गुलाम हैं। और जो लोग मानसिक रूप से गुलामी जो है वो इनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये मानसिक गुलामी घट नहीं रही है। तो मानसिक रूप से जो गुलाम हैं इनको आज़ाद कैसे कराया जाए, ये इनके समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो आप लोग की भी जिम्मेदारी, जो इस देश के जो 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 टीवी में जो पत्रकार हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो आप जैसे भंते हैं, धर्मगुरु हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है। भंते लोग लगे हुए हैं, लेकिन एक जो सांस्कृतिक आंदोलन होना चाहिए वो सांस्कृतिक आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा है। सबसे बड़ी जो विडंबना है कि जो भिक्षु हैं उनके अंदर एकता नहीं है। देखिए, जो हमारा पंचशील है वो कहता है सुरा मेरे मज्ज पमा दट्टाना वीरमणि सिक्खा पदंग समाजामी, कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ें, नशा पता नहीं, गुटखा तंबाकू नहीं खाऊंगा जो शरीर और मन की स्थिति को ख़राब करती हो। तो बेसिकली अगर बुद्धिज़्म या बुद्ध की बातें या शिक्षाएं आती हैं तो नशा पता अपने आप कम होगा, शिक्षा आएगी। राजनीतिक पॉलिटिकल लीडरशिप की भी चुप्पी है, उन्होंने बिल्कुल इस सब का सोशल चेंजेस के लिए काम ही करना बंद कर दिया है। देखिए, ऐसा है, एक तरह की मानसिक गुलामी फैल गई है। बुद्ध धर्म या बुद्ध की शिक्षाओं की बात करने वाले, कबीर की बात, सबसे बड़ी बात तो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक गोरखनाथी साधु हैं वो कभी गोरखनाथ के दो शब्द नहीं बोलते। जब सुमित्रानंदन पंत जी ने ओशो से पूछा लास्ट में कि भाई अंतिम 4 लोग बताइए, तो ओशो हैं उसमें गोरख की बात करते हैं। तो जो गोरखनाथ जिनका इतना प्रभाव रहा, 1925 की लिखी हुई किताब है गोरखनाथी एंड कन्फर्ट योगी, जो कहता है कि यहाँ गोरखपुर से लेकर के और जो वर्तमान पाकिस्तान है बहुत सारे गोरखनाथी मठ होते थे। तो जब वो गोरखनाथ की शिक्षाओं की बात नहीं कर रहे हैं तो बाकी बहुजन लोग बुद्ध की बात कहाँ करेंगे? क्योंकि ये सभी लोग बाबा साहेब के संघर्ष पे अपना
आजीवन चलाने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब के बताए हुए पथ पर चलने वाले लोग नहीं हैं। बाबा साहब भी नशा के बहुत खिलाफ थे, उन्होंने बिल्कुल। 22 प्रतिज्ञाओं में इसका भी जिक्र किया है। भाई 22 प्रतिज्ञाओं में दो चीज़ों का ही खिलाफत है, एक अंधविश्वास और एक नशा। अगर बहुजन समाज 22 प्रतिज्ञाओं को ही मान ले तो उसके जीवन में शांति, संपत्ति, सौहार्द और सम्मान, मैं सौ बोल रहा हूँ, शांति, बिल्कुल संपत्ति, सौहार्द और सम्मान, ये सब आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन माने तब ना। लेकिन जो धम्म अनुयायी हैं, बुद्ध धम्म के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब ने जो 22 ऊपर दे, इसको जा जा के घर घर सुनाया तो जा सकता है कम से कम। शंभू जी, मैं यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहूँगा। देखिए, जो बुद्धिज़्म है ना, वो एक मनोविज्ञान पर आधारित एक धर्म है, अंधविश्वास पे आधारित धर्म नहीं है। जो बुद्धिज़्म है वो लेकिन भंते जी, मेरा कहना है कि हमारा धर्म का काम क्या है? कोई भी धम्म विचार क्या है? मानव की सेवा करना, मानव को बेहतर बनाना जी। तो अगर जो धम्म के अनुयायी हैं, हाँ जी, जो धम्म के धर्म गुरु हैं जी, बनते हैं, वो अगर वो अपने जीवन का लक्ष्य बनाए कि हमको समाज को नशा मुक्त करना है, और इसमें कोशिश तो करनी होगी ना। बिल्कुल। बुद्ध ने एक आदमी ने एक धर्म खड़ा किया, पैगंबर साहब ने इस्लाम खड़ा किया, गुरु नानक साहब ने सिखिज्म खड़ा किया, बुद्ध ने बुद्धिज्म खड़ा किया। तो क्या आज के हजारों लाखों भंते समाज को अंधविश्वास और नशा से मुक्त नहीं करा सकते? बुद्धिज्म बाबा साहब ने दिया क्यों? इसीलिए दिया कि अंधविश्वास और नशा से समाज मुक्त हो। यदि अंधविश्वास और नशा से समाज मुक्त नहीं होता है तो एक आदर्श समाज कैसे बनेगा? अंधविश्वास नशा ही नहीं बल्कि फिजूल खर्ची से भी समाज में। शिक्षा पूरी तरह से आ जाएगा तब हो सकता है कि इस पर कंट्रोल हो। नहीं, और शिक्षा इसकी एक बड़ी वजह है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भारतीय मानसिकता है ना, वो दिखावे की मानसिकता है। जो भारतीय संस्कृति है वो एक दिखावे की संस्कृति है। वो आदमी एक ट्रैप में फंस जाता है। जब वो कहीं पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि एक पहनावा या दिखावा जो है वही एक सब कुछ है। सिंप्लिसिटी, आदर्श जीवन, नशा मुक्त रहना और एक बड़ा सुंदर सौम्य साधारण जीवन जीना, उसकी जो सुंदरता है वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये कहीं अगर भिक्षु लोग समाज में उतर करके नशे के खिलाफ भी एक मुहिम चलाएं तो बुद्ध धर्म और बुद्ध के लिए एक बहुत बड़ी जगह बनेगी। मानव सेवा भी होगी, इससे बड़ी सेवा क्या है? बिल्कुल। जो व्यक्ति, एक मेरे दोस्त हैं कौशल किशोर जी हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, वो नशा के चूंकि पीड़ित परिवार है जी, तो वो कैंपेन चलाते कि नशा से दूर रहिए। नहीं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं उनके कार्यों की प्रशंसा करूंगा। मैं भी उनसे अनेकों बार मिल चुका हूं। और इस जो नशे के कैंपेन की बात है, ये बिल्कुल नशे पर काम बंद हो गया है। शाकाहारी वाला मुद्दा चल रहा है लेकिन नशा न करे इस पर काम। शाकाहारी का जो मुद्दा है ना, वो एक धार्मिक है। देखो, ऐसा है, वो शाकाहारी का मुद्दा भी अगर धार्मिक नहीं होता तो नहीं चलता। एक भारत के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि व्यक्तिगत जीवन में कितना भी पतित हो जाए, आप जिन लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हो उससे ज़्यादा पैसों से तो नशा खरीद रहे हैं। आप एक गरीब आदमी को 5 किलो राशन दे रहे हो, उसकी कीमत क्या है? हार्डली 200 रुपया। लेकिन 1400 रुपये का महीने में 1200 रुपये का तो गुटखा खा रहा है। तो अगर सरकार गुटखा बंद करे, नशा बंद करे, तो सरकार को फ्री में राशन देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकारें चाहती हैं कि लोग नशेड़ी बने, लोग नशा करें, अपना जीवन और घर बर्बाद करें, ताकि हम ऐसे प्रलोभन दे करके उनसे वोट खरीद करके हम भारत को चला सकते हैं। बड़े बड़े एक्ट्रेस, नामचीन लोग भी पैसा लेकर उसका प्रचार। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, देवगन जैसे लोग जो गुटखा या इस जैसी चीजों को बेचते हैं, जब आप बेच रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। आप अपने बच्चों को नहीं खिलाते होंगे। शाहरुख खान का जब बच्चा झूठा या सच्चा पकड़ा गया तो उनके मन में दुख हुआ, लेकिन वही शाहरुख खान इस बात को सोचे कि जो तुम बेच रहे हो, दूसरों के बच्चे खा रहे हैं, उनका परिवार और जीवन बर्बाद हो रहा है। क्या अमिताभ के अंदर ऐसी सोच होगी? सो दीज आर द पीपल, ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है भंते जी ने। समाज के कई सारे आयाम हैं, कई सारे पहलू हैं, हम लोग सोचते हैं कि उस पर डिस्कस हो। और आपसे भी हमारी गुजारिश है कि अगर आप नशा के आदी हैं तो नशा मतलब वो नशा जो सस्ता नशा हो। नशा तो किसी भी तरह का नशा नुकसानदायक है, लेकिन आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी गाढ़ी कमाई, अब्दुल कलाम ने कहा है कि गरीब लोग अपनी गाढ़ी कमाई नशा पर खर्च करते हैं। अगर आप अपने आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं
सामाजिक रूप से कमज़ोर है। और अगर आप अपने नशा पर खर्च करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, कपड़ा, इन सब पर नज़र नहीं है, और अगर आप नशा पर खर्च कर रहे हैं, तो समझिए आप अपने सेहत, सम्मान और संपत्ति तीनों का नाश कर रहे हैं। भंते जी की कोशिश थी, और कोई बात से आपको आपत्ति है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सवाल यही है कि ये आपके लिए चिंतित हैं और ये चाहते हैं कि आपकी संपत्ति, सम्मान और आपका जो स्वास्थ्य है वो तीनों अच्छा रहे। शंभू जी बहुत धन्यवाद। आप समाज के प्रति चिंतित हैं और समाज की उन्नति और प्रगति की ओर ले जाने वाली जो बातें हैं उस पर आप चर्चा करते हैं, भिक्षुओं को बुला करके आप समय देते हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद। नहीं, शुक्रिया भंते जी। और मुझे लगता है कि जो धम्म गुरु हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने सील में बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं उसमें नशा और अंधविश्वास पर जोर है, उसको एक बार पढ़िए ज़रूर। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए कि आपकी क्या राय है। और भंते जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।